हाँ जी, बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। टाइटल है मूविंग ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड अ न्यू बेस ईयर। तो ये एक फाइनेंशियल आर्टिकल है और निश्चित रूप से वही शब्द हम डिस्कस करेंगे जो कि इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल्स में हम डिस्कस करते आए हैं। तो इसको हम डिस्कस करें उससे पहले चलेंगे क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस में पहले पढ़ें उससे पहले पिछले जो क्विज है उसके आंसर्स लिख देता हूँ। 4 नंबर में सी था और 5 नंबर में बी था। ये आपके आंसर्स हैं। जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में आंसर दिए थे लगभग सही आंसर आप लोगों ने दिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास से ये आप कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं। पहला पूछा है फार क्राई का मतलब क्या है। दूसरा पूछा है टोन क्या है। तीसरा है कि ऑफिशियल इन्फ्लेशन डेटा को लेकर एडिटोरियल का एटीट्यूड कैसा है। जो भी आधिकारिक इन्फ्लेशन डेटा है, महंगाई के आंकड़े हैं, उसको लेकर एडिटोरियल का एटीट्यूड कैसा है। एक पूछा है कि कोई भी व्यक्ति इस एडिटोरियल से निष्कर्ष निकाल सकता है कि लो ऑफिशियल इन्फ्लेशन शुड नॉर्मली लीड टू कि जो आधिकारिक रूप से आपने महंगाई कम बता रहे हो आप, तो वो इसमें परिणित हो जाएगा, रिजल्ट इस प्रकार से निकलेगा। और द मेन प्रॉब्लम विद द करंट सीपीआई हाईलाइटेड इन द एडिटोरियल इज, जो मुख्य समस्या है वर्तमान में जो सीपीआई के बारे में चर्चा की है, वो मुख्य समस्या क्या बताई गई है, ये सब हमें डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल किस बारे में है, तो एडिटोरियल डिस्कस करता है प्रॉब्लम विद इंडियाज इन्फ्लेशन डेटा। एडिटोरियल बताता है कि भारत का जो इन्फ्लेशन डेटा है, महंगाई के आंकड़े हैं, वही थोड़ा सा विकृत है, मतलब गलत से आंकड़े हैं। स्पेशली द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, विशेष करके सीपीआई की बात की है, जो अभी भी एक ओल्ड बेस ईयर पर आधारित है। ठीक है, अभी तक जो महंगाई हम मेजर करते थे, वो एक सिस्टम था कि इस बेस ईयर से हम महंगाई को 2012 का एक बेस ईयर लिया जाता था, उसके आधार पर हम गणना करते थे कि महंगाई कितनी है। ठीक है, इस समय मान लीजिए महंगाई, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस समय मान लीजिए महंगाई कोई 1 नंबर पर है और यहाँ ये 2 नंबर पर आ गई तो कह देते थे कि बढ़ गई है महंगाई। यहाँ 0.5 है और अ, ये मान लीजिए 2 है और यहाँ पे 1 आ गई तो कह देते थे कि महंगाई घट गई है। तो लेकिन ये पाया गया कि ये जो आंकड़े हैं ये अजीब से आंकड़े हैं, एनोमलस हैं, अनियमित हैं। इसलिए नए बेस ईयर की आवश्यकता हुई। उस बेस ईयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सीपीआई के बारे में, जो सीपीआई इंडेक्स है जो कि आधारित है इस पर, अब चूंकि थोड़ा चेंज होने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मूविंग ऑन, जब आप कहते हैं ना मूव ऑन करो, ये आपने सुना होगा कि लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, एक जगह पे टिक के मत खड़े हो, चिपको मत। तो मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रगति करना, आगे बढ़ना। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। एलिमिनेट कह सकते हो, डिस्पेंस विद कह सकते हो। आउटडेटेड का मतलब होता है प्राचीन या अप्रचलित, जो आज के दौर में प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, ऑब्सोलीट या एंटिक्वेटेड। और वेटेज का मतलब है अनुपातिक महत्व, अनुपातिक महत्व। ये कुछ हमें डिस्कस करना आज के सेशन में। तो मूविंग ऑन, आगे बढ़ने की बात कर रहा है। ऑन इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, भारत के सीपीआई की बात कर रहा है। एंड अ न्यू बेस ईयर, और एक नया आधार वर्ष। बेस ईयर को क्या बोलते हैं, आधार वर्ष। एक नए आधार वर्ष की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, कि किस आधार पर अभी आप कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, उसकी चर्चा है। तो आगे बढ़ने की बात है, भारत के सीपीआई की बात है और एक नए बेस ईयर की बात है। इंडिया इज गेटिंग रिड ऑफ एन आउटडेटेड डेटा सेट फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन। भारत सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है इज गेटिंग। देखो देखिए कौन सी वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं। इज एमआर के साथ आईएनजी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो भारत छुटकारा पा रहा है। गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, डिस्पेंस विद हमने कहा, एलिमिनेट कहा। तो भारत जो है वो छुटकारा पा रहा है किससे, आउटडेटेड, ये एडजेक्टिव है, मतलब जो अप्रासंगिक है, अप्रचलित है, अभी प्राचीन हो चुका है। डेटा सेट मतलब आंकड़ों का जो एक समूह है उसकी बात कर रहा है, ये नाउन है, और एन है वो डिटर्मिनर है। फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन, किसके लिए, महंगाई को मेजर करने के लिए। इन्फ्लेशन नाउन है, मेजरिंग जो है इस नाउन के लिए
प्रेपोजिशन है हालांकि, और प्रेपोजिशन आईएनजी ही आता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये उद्देश्य है, ये बता रहा है उद्देश्य, पर्पस। और पर्पस बताने के लिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो टू के साथ बेस फॉर्म लगा दो जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, और या फिर आप फोर के साथ लगा दीजिए ये पर्पस ही बताता है। तो पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए जो प्रेपोजिशन यूज किया जाता है वो कौन सा है? फोर है। फोर का प्रयोग हम पर्पस बताने के लिए करते हैं। तो भारत छुटकारा पा रहा है, भारत हटा रहा है पुराना जो डेटा सेट है उसको, किस लिए? महंगाई के मापन के लिए। सीधी सी बात है ना। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार, इसमें क्या दे रखा है। रिटेल इन्फ्लेशन फिगर फॉर दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 के लिए जो खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं, इज द फाइनल इंस्टॉलमेंट, ये अंतिम चरण है ऑफ द करंट सीरीज, वर्तमान जो श्रृंखला चल रही है सीपीआई की उसका, विद अ बेस ईयर ऑफ 2012, मतलब 2012 का जो बेस ईयर है ना, उसके आधार पर दिसंबर 2025 के जो महंगाई आंकड़े हैं ये अंतिम बार है कि 2012 के आधार पर आपने मापा है। बिफोर इट इज अपडेटेड, किससे पहले कि इसको अपडेट किया जाए टू अ न्यू बेस ईयर, एक नए बेस ईयर में, एंड विद न्यू वेटेजेस, और एक नया वेटेज तय करें कि किसका अनुपातिक महत्व कितना है उसके अकॉर्डिंग। तो सीधा सिंपल सी कहानी है कि दिसंबर 2025 के जो महंगाई आंकड़े हैं ये अंतिम बार 2012 के बेस ईयर से मापे गए हैं। आगे जो भी महंगाई के आंकड़े आएंगे एक नया बेस ईयर आएगा, एक नया वेटेज सिस्टम आएगा, उसके आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो रिटेल इन्फ्लेशन तो आपका सब्जेक्ट है, ये भी फिगर भी जोड़ लीजिए, ये सब्जेक्ट है। किसके लिए? इसके लिए फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दिसंबर 2025। अब ये इज है वो इस इन्फ्लेशन की वर्ब है। तो जो खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं वह क्या है? फाइनल इंस्टॉलमेंट है। इस इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्त ना पढ़ के इसको फेज पढ़ लो, अंतिम चरण है। ठीक है। किसका? ऑफ द करंट सीरीज, वर्तमान श्रृंखला जो चल रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, और इसके साथ, मतलब बेस ईयर 2012 है, उसके साथ जो वर्तमान श्रृंखला चल रही है उसका ये अंतिम चरण है। किससे पहले? बिफोर, ये कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन इसलिए कि इसका सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब हो बिफोर या आफ्टर के बाद तो ये क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन। ये छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें नोट डाउन कर लिया करो। अगर बिफोर या आफ्टर के बाद आपको सब्जेक्ट मिले, वर्ब मिले, इसका मतलब ये क्या है? ये कंजंक्शन है। तो ये कंजंक्शन हो गया यहाँ पे। बिफोर इट इज अपडेटेड, किससे पहले? अपडेट किए जाने से पहले। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। इट किसके लिए आ रहा है? ये सीपीआई के लिए आ रहा है। ठीक है। इज अपडेटेड, ये हो गया पैसिव, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव। ठीक है। और ये अपडेट करके कहाँ जाए? अपडेट मतलब अद्यतन करना, नया बनाना, है ना। और ये कहाँ जाएगा? न्यू बेस ईयर में अपडेट हो जाएगा, और एंड विद न्यू वेटेजेस। न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव है, वेटेजेस नाउन है, और ये प्रेपोजिशन है विद, नए वेटेज के साथ। मतलब एक नया सिस्टम, एक नया मतलब सीपीआई में अभी क्या होता है, मान लीजिए मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कोई इंडेक्स है ना। इस इंडेक्स का ऐसे दे रखा होता है कि सबसे बड़ा भार, जैसे मान लो 75% तो ये वस्तु कवर करती है। ठीक है। और 20% है ये कवर करता है, 1% ये आता है ना, 2% ये, 1% ये, ऐसे करके कुछ दे रखा होता है। अभी क्या होगा? ये सिस्टम बदल जाएगा। जो 75% है हो सकता है ये कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा हो जाए। 20% है हो सकता है कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो इसका अनुपात, मतलब इस इंडेक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, वो ऊपर नीचे जाने की संभावना है नए बेस ईयर में या नए वेटेज सिस्टम में, उसकी बात ही कर रहा है। ठीक है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। आइए, नंबर 2 करो, देखिए क्या कह रहा है। पढ़ लो एक बार खुद से आप। दो ले देकर दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। एक तो है मेयरली, मेयरली का मतलब होता है केवल। ओनली की जगह मेयरली यूज करना शुरू कर दो, याद रह जाएगा वर्ड। क्यूरियोसिटी, उत्सुकता होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे उत्सुकता नहीं है, यहाँ पे है विचित्रता या अनियमितता। जो चीजें अनियमित है, जो सामान्य से हटकर है, उसको हम बोलेंगे क्यूरियोसिटी। द सीपीआई डेटा दिस ईयर हैव बीन पर्टिकुलरली यूजफुल इन हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम। जो सीपीआई आंकड़े इस साल आए हैं वो विशेष करके उपयोगी रहे हैं। किसमें? प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने में, विद रिलाइंग ऑन डेटा सेट। प्रॉब्लम्स ये है कि ये उस डेटा सेट पर आधारित है दैट हैज नॉट बीन अपडेटेड इन मोर देन अ डिकेड, जो एक दशक से अधिक समय हो गया। 2012, अभी 2026 चल रहा है, तो एक दशक से अधिक समय हो गया कि नहीं? तो एक दशक से अधिक समय हो गया कि इसको अपडेट नहीं किया गया। द इन्फ्लेशन फिगर फॉर December 2025 stood at 1.33%,
जो महंगाई के आंकड़े थे दिसंबर 2025 के वो रहे 1.33%। द फैक्ट दैट इट वाज अ 3 मंथ हाई, अब ये एक फैक्ट है कि ये 3 महीनों का उच्च स्तर है, इज मेयरली स्टैटिस्टिकल क्यूरियोसिटी। लेखक कह रहा है कि ये तो केवल एक आंकड़ों का अनियमितता है, विचित्रता है ना, ये ऑडिटी है। सिंस इट वाज ओनली द थर्ड लोवेस्ट, क्योंकि ये सबसे मतलब तीसरा ही सबसे निम्नतम स्तर है सिंस द करंट सीरीज बिगेन, जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई थी 2012 में, तब से लेकर अब तक ये मतलब तीसरा ही सबसे निम्नतम स्तर इसने दिखाया है। तो कह रहा है कि हाल पिक्चर कुछ अलग है, दिख कुछ अलग रहा है, आपको पीछे की कहानी कुछ अलग है। समझ में आया? रिपीट कर रहा हूं, फिर समझना। सीपीआई डेटा जो इस वर्ष आया है, उसमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं। और गड़बड़ियां इसलिए हैं क्योंकि 1 दशक से अधिक समय से आपने इस बेस ईयर को अपडेट ही नहीं किया। ठीक है। एक कह रहा है कि दिसंबर 2025 के जो इन्फ्लेशन आंकड़े हैं वो 1.33% रहे, लेकिन लेखक कह रहा है कि ये तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, 1.33% नहीं, कुछ ज्यादा ही होंगे, क्योंकि जब से सीरीज स्टार्ट हुई तब से लेकर तीसरा ही निम्नतम स्तर आपने दिखाया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, रियल पिक्चर कुछ अलग है। देखिए, द सीपीआई डेटा सब्जेक्ट हो गया। डेटा के बारे में, डेटा एक वचन बहुवचन दोनों में आजकल यूज किया जाता है। डेटा सिंगुलर भी है और डेटा प्लूरल भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेटा सिंगुलर भी है और डेटा प्लूरल भी है। तो सीपीआई डेटा दिस ईयर हैव बीन, ये हैव बीन इसकी वर्ब है, जिसमें से हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन मैन वर्ब है। इसको क्या मान लिया इसने? प्लूरल मान लिया डेटा को। दिस ईयर इस वर्ष ये एडवर्ब है। तो इस साल जो सीपीआई डेटा है वो पर्टिकुलरली, पर्टिकुलर मतलब स्पेशली, जब किसी चीज को एम्फेसाइज करना हो, जोर देना हो, विशेष करके ऐसे बताना हो, तो वहां पे पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। तो सीपीआई डेटा जो है इस साल वो रहा है क्या? विशेष करके यूजफुल रहा है, यूजफुल एडजेक्टिव है। किस चीज में यूजफुल? हाईलाइट करने में। हाईलाइट क्या होता है? ये होता है एम्फेसाइज, या इसे हम क्या कहेंगे? अंडरस्कोर। या तो इसे कहेंगे एम्फेसाइज या इसे हम कहेंगे अंडरस्कोर, जोर देने को बोलते हैं हाईलाइट। तो ये यूजफुल रहा है हाईलाइट करने में, किसको? प्रॉब्लम्स को। विद रिलाइंग ऑन, कैसे? क्योंकि ये निर्भर है। रिलाई ऑन का मतलब है डिपेंड ऑन। रिलाई ऑन को आप डिपेंड ऑन कह सकते हो, या इसे आप हिंज ऑन कह सकते हो। ठीक है ना, निर्भर होने को बोलते हैं। तो ये निर्भर है किस पर? एक ऐसे डेटाबेस पर, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आ रहा है इस डेटाबेस के लिए। वो डेटाबेस जो कि हैज नॉट बीन अपडेटेड, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको अपडेट नहीं किया गया है इन मोर देन अ डिकेड, 1 दशक से अधिक समय में। ठीक है। द इन्फ्लेशन फिगर, जो महंगाई के आंकड़े हैं, सब्जेक्ट किसके लिए? दिसंबर 2025 के। स्टूड, ये फिगर की वर्ब है स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। स्टैंड होती है फर्स्ट फॉर्म, स्टैंड की सेकंड फॉर्म बनती है स्टूड, और स्टैंड की थर्ड फॉर्म भी बनती है स्टूड। तो यहां पे वैसे तो स्टैंड होता है खड़ा होना, लेकिन यहां पे इसका मतलब है कि इस बिंदु पर ये था। ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन फिगर जो रहा वो इस पर रहा, ये बता रहा है आपको एक निश्चित पॉइंट, इस पॉइंट पर महंगाई मापी गई। द फैक्ट सब्जेक्ट, दैट कंजंक्शन है यहां पे। इट फिर स्टार्ट किया नया उपवाक्य। मुझे कैसे पता लगा कि दैट इज अ कंजंक्शन हियर? क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है। तो फैक्ट, फैक्ट ये कि इट वाज अ 3 मंथ हाई, कि ये 3 महीने का उच्चतम स्तर था। अब ये फैक्ट जो है इसकी वर्ब है इज, इट की वर्ब है वॉज। ठीक है। और 3 मंथ हाई में आप देखें तो 3 तो नंबर है, तो ये तो एडजेक्टिव है, मंथ यहाँ पे नाउन है, और हाई जो है वो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होते हैं। ठीक है। अब चूंकि ये बता रहा है किसके लिए? इट के लिए, तो ये हाई यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये नंबर है, तो ये भी एडजेक्टिव है। आपको अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि आपने अभी तक ये देखा हुआ है कि नाउन जो है वो लगती है बाद में और एडजेक्टिव आता है पहले, लेकिन नाउन के बाद अगर एडजेक्टिव लगता है तो उसको हम पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो फैक्ट की 3 महीने का ये उच्च स्तर था, ये फैक्ट इज मेयरली, मेयरली एडवर्ब है, ये केवल एक स्टैटिस्टिकल क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी नाउन है, स्टैटिस्टिकल एडजेक्टिव है। केवल ये आंकड़ों की अनियमितता है, आंकड़ों का विचित्रता है। क्योंकि सिंस कंजंक्शन है, सिंस जब कंजंक्शन हो तो इसका मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि इट वॉज ऑल्सो द थर्ड लोवेस्ट, थर्ड के पहले द क्यों है? सोचो देखें, थर्ड के पहले द क्यों है? क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। तो ये ऑल्सो का प्रयोग कहां करते हैं?
ये लिंकिंग वर्ब के बाद करते हैं। इज एम आर वॉज वर जब लिंकिंग वर्ब हो, ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे। और ये सारी कहानी समझ में नहीं आए तो तुम बेसिक वाले न्यूज़पेपर सेशन में एनरोल हो जाओ, वहां पे जो पढ़ रहे हैं उनको ये सब पता लग रहा होगा। इज एम आर वॉज वर लिंकिंग वर्ब होता है अगर इसके बाद में कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होता है या फिर कोई भी क्रिया नहीं होती है। लिख लेना, भले ही मैं लिख देता हूं। इज एम आर वॉज वर, ये लिंकिंग वर्ब होती हैं यदि इनके बाद कोई मैन वर्ब ना हो। मैं आपको वो बता रहा हूं जो बियॉन्ड बुक्स है, मैन वर्ब न हो। अगर इनके बाद कोई भी मैन वर्ब नहीं है तो ये क्या कहलाती हैं? लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है। थर्ड लोवेस्ट, ये तीसरा सबसे निम्नतम स्तर है। ठीक है, कब से? अब यहां पे सिंस द करंट सीरीज बिगिन, ये भी सिंस क्या है? कंजंक्शन है। अब वहां पे सिंस का मतलब क्यों की था, यहां सिंस का मतलब है जब से। जब से ये वर्तमान सीरीज बिगिन, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। और ये बिगिन कौन सी फॉर्म है? बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिगिन होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिगन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? ये नोट डाउन कर लो। आइए नेक्स्ट पे, पढ़ लो एक बार खुद से आप। खुद पढ़ो, समझने का प्रयास करो, और पूरा तन्मयता से पढ़ो, फिर सुनो एक्सप्लेनेशन। समझ में अगर आपको आता है और आप वाला मैच करता है तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है। ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, ये एडवर्ब होता है। ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर, और वैसे ये क्या है? एडवर्ब है। ऑन द होल या ब्रॉडली। सब्सटेंशियली मतलब काफी ज्यादा, सब्सटेंशियली का मतलब होता है काफी ज्यादा। एनेक्डोटल का मतलब है जो सुनी सुनाई बात पर आधारित हो, जो अनौपचारिक हो, जो भरोसे के लायक नहीं हो, मतलब फैक्चुअल नहीं होती है। ठीक है। ये होता है किस्सों पर आधारित, कि आपने बस सुनी सुनाई बात पर कोई बात कही है, तो वो किस्सों पर आधारित को बोलते हैं एनेक्डोटल। ठीक है। देखो, ओवरऑल कुल मिलाकर ये एडवर्ब है, और कोई भी सेंटेंस को ओपन कर सकता है एडवर्ब, ये बता रखा है मैंने। किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में एडवर्ब लग सकता है, तो ये स्टार्ट कर रहा है सेंटेंस को यहां से एडवर्ब। कुल मिलाकर ये जो पीरियड है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रही है। ठीक है, इस पीरियड में। ठीक है, और ये टाइम बता रहा है तो एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर अप्रैल दिसंबर 2025 के पीरियड में इन्फ्लेशन हैज एवरेज्ड, इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब, और टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो कुल मिलाकर इस समय के अंदर महंगाई जो है वो औसतन कितनी रही है? 1.7% रही है। सब्सटेंशियली लोअर देन, जो कि बहुत ज्यादा कम है 4.9% के एवरेज से। यही समय देखोगे अप्रैल से दिसंबर 2024 का, तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत कम है। बट इट डज नॉट फील दैट वे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ठीक है। एनेक्डोटल एविडेंस एंड हार्ड डेटा शो, एक तो जो वास्तविक डेटा है और जो किस्सों पर आधारित या सुनी सुनाई बात पर आधारित आंकड़े हैं, वो दिखाते हैं कि द इन्फ्लेशन दैट पीपल आर रियली एक्सपीरियंसिंग, कि वो महंगाई जो वास्तव में लोग अभी अनुभव कर रहे हैं, इज फार हायर, वो काफी ज्यादा है, देन व्हाट द ऑफिशियल डेटा शो, जो ऑफिशियल डेटा दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा आंकड़े हैं। पूछा था ऑफिशियल डेटा के बारे में एडिटोरियल का क्या एटीट्यूड है, तो यहां समझना डेटा दिखा कुछ रहे हैं लेकिन यहां शक हो रहा है इनको कि उसके आंकड़े कुछ अलग हैं। ठीक है, तो देखना है आपको चार ऑप्शन में कौन सा सपोर्ट करता है। तो यहां तक तो आपने देख ही लिया। कुल मिलाकर अप्रैल से दिसंबर 2025 के पीरियड में इन्फ्लेशन जो है वो 1.7% रही है औसतन। सब्सटेंशियली एडवर्ब है, जो काफी ज्यादा लोअर एडजेक्टिव है, डिग्री कंपैरेटिव है, कंपेयर डिग्री है तो देन आ गया, जो काफी ज्यादा कम है किससे? 4.9% के एवरेज से। और ये किस में? 2024 के उसी समय काल में, सेम पीरियड में। ठीक। बट इट डज नॉट फील दैट वे, ये सब्जेक्ट हो गया। डज हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये मैन वर्ब है। ठीक है। दैट वे में दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, वे नाउन है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इट डज नॉट अपीयर सो, इसको मैं अगर रीराइट करूं, रीफ्रेज लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, इट डज नॉट सीम सो, या सीम की जगह लिख दूंगा अपीयर सो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है।
ये रिफ्रेज कर दिया मैंने, अपने शब्दों में लिख दिया इसको। एनेक्डोटल एविडेंस ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। जो सुनी सुनाई बात पर आधारित सबूत हैं, एविडेंस जो है ना, इसका प्लूरल नहीं बनता। मतलब अगर प्लूरल में यूज भी करोगे तब भी ऐसा ही यूज करोगे, एविडेंसेस कभी भी यूज नहीं करना है। एविडेंसेस यूज करोगे तो गलत है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, एनेक्डोटल एविडेंस एंड हार्ड डेटा। हार्ड डेटा क्या होता है, ये होता है रियल डेटा कह सकते हो, या फिर यूं कहें कि कॉन्क्रीट डेटा कह सकते हो, ठोस, ठोस हो, कॉन्क्रीट हो, रियल हो। तो ये डेटा और ये एविडेंस, जो भी सुनी सुनाई बात पर आधारित बातें हैं वो, और हार्ड डेटा, ये दोनों मिलकर शो करते हैं, ये क्रिया हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया। क्या शो करते हैं, दैट द इन्फ्लेशन दैट द पीपल आर रियली, पीपल सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, रियली एडवर्ब, और ये मैन वर्ब, ठीक है। जो लोग वास्तव में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, वो काफी ज्यादा है। डिग्री कंपैरेटिव टू देन आ गया किससे, व्हाट द ऑफिशियल डेटा शो, ये काफी ज्यादा है जो ऑफिशियल डेटा दिखाते हैं उससे। ऑफिशियल डेटा की वर्ब यहां पे ये दे रखी है, शो। जो आधिकारिक आंकड़े दिखाते हैं उससे ये काफी ज्यादा है महंगाई। लेकिन मतलब जो सुनी सुनाई बात का आधार, मतलब यूं कहें कि लोगों से बातचीत करोगे तो समझ में आएगा महंगाई बढ़ी है कि घटी है, तो लोगों ने बताया भी बढ़ी है, ठीक है। लेकिन आप दिखा रहे हो इस आंकड़ों में कि ये इतनी ही रही है, 1.7% ही रही है, जबकि 2024 में देखा था तो 4.9% थी इस समय। तो ऐसा कैसे हुआ, तो ये थोड़ा आंकड़े अलग लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वास्तविक कहानी जो है थोड़ी अलग है। नोट डाउन कर लो इसको, पढ़ लीजिए इसको भी। एडवांस एस्टिमेट्स, एडवांस का मतलब होता है अग्रिम, और एस्टिमेट्स का मतलब होता है अनुमान, है ना, पूर्वानुमान। तो अग्रिम अनुमान कह सकते हो, पहले से अनुमान कह सकते हो। ईज क्रिया के रूप में, ईज का मतलब होता है कम होना, नरम पड़ना, कम होना कह सकते हो, नरम पड़ना कह सकते हो, नरम पड़ना। पिकअप का मतलब है बढ़ना, बढ़ना, ठीक है, या रिकवर होना, वापस से संभलना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैं इस एग्जाम्पल की जगह इंस्टेंस भी लिख सकता हूं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको रीराइट करना हो कोई चीज को खुद के शब्दों में, तो एग्जाम्पल की जगह आप इंस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, द गवर्नमेंट्स ओन फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स, ये जो ओन है ना, ये कह रहा है खुद का, ये एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, जोड़ देने के लिए काम आता है। सीधा मैं यूं कहता, गवर्नमेंट का पहला अग्रिम अनुमान, ठीक है, पहले अग्रिम अनुमान। और अगर गवर्नमेंट का खुद का पहला, जिसका मतलब गवर्नमेंट ये इस पे तो जोड़ दे रहा है, गवर्नमेंट का ही है, किसी और का नहीं है, तो ये कहलाता है एम्फेटिक एडजेक्टिव। तो गवर्नमेंट के पहले अग्रिम जो अनुमान है, ये सब्जेक्ट किसके लिए, जीडीपी ग्रोथ दिस ईयर, इस वर्ष जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रहेगी, जो गवर्नमेंट ने अनुमान दिए थे वो दिखाते हैं दैट इट एक्सपेक्ट्स प्राइवेट कंजम्पशन टू ग्रो स्लोअर देन इट डिड लास्ट ईयर। कि गवर्नमेंट को लगता है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है, निजी उपभोग है, वो धीमी गति से बढ़ेगा जितना कि पिछले साल बढ़ा था उसकी तुलना में। इफ इन्फ्लेशन हैड इंडीड इज टू द डिग्री दैट द ऑफिशियल डेटा सजेस्ट, अब कह रहा है कि यदि मान लो कि महंगाई जो है वो वास्तव में धीमी हुई है जैसा कि ऑफिशियल डेटा में दिख रहा है, तो श्योरली कंजम्पशन शुड हैव पिक्ड अप, इसका मतलब तो उपभोग बढ़ना चाहिए था, है ना। अगर महंगाई कम हुई है तो उपभोग बढ़ेगा, सीधी बात है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि महंगाई अगर कम हुई है तो लोग खरीदारी ज्यादा करेंगे, उपभोग बढ़ेगा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के जो ओन फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स हैं, किसके लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए इस वर्ष के, वो एस्टिमेट्स दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि इट सब्जेक्ट एक्सपेक्ट्स वर्ब, कि ये एक्सपेक्ट करता है, क्या गवर्नमेंट के लिए इट आ रहा है, एक्सपेक्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइवेट कंजम्पशन, निजी उपभोग जो है वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा स्लोअर गति से, मतलब धीमी गति से। और तुलना करी है किससे, जैसा कि, अब ये इट किसके लिए आ रहा है सोचकर देखो, देखें ये इट किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है प्राइवेट कंजम्पशन के लिए, ठीक है। जैसा कि ये डिड किसके लिए आ रहा है, ये ग्रो की जगह यूज कर दिया है इसने, जितना कि ये बढ़ा, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। इफ इन्फ्लेशन हैड इंडीड ईज्ड, इफ तो एक कंजंक्शन होता है, काल्पनिक कंजंक्शन है, काल्पनिक वाक्यों को जोड़ने के लिए आता है,
इन्फ्लेशन हैड इंडीड ईज्ड, ये आपको ध्यान है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है याद करो, देखें, अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है इसमें। एक तरफ तो आता है इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ आता है वुड है, कुड है, शुड है, माइट है, ऐसे करके थर्ड फॉर्म, है ना। इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ कुड है, वुड है, शुड है, माइट है, ये लगता है, और इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट होती है ये। तो यदि महंगाई, ये इंडीड का मतलब है रियली, और ये एडवर्ब है। यदि महंगाई वास्तव में नरम पड़ी है या नरम पड़ी होती, मान लो ये कल्पना कर रहा है और पास्ट की बात कर रहा है कि यदि महंगाई वास्तव में धीमी पड़ी होती, नरम पड़ी होती, डिग्री मतलब रेंज या लेवल कह दो, उस स्तर तक जो ऑफिशियल डेटा हिंट करते हैं, दिखाते हैं, निश्चित रूप से, ये एडवर्ब है, तो निश्चित रूप से कंजम्पशन जो है, उपभोग जो है, वो ऐसा हो गया होता, ये वर्ब हो गई, है ना। तो कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया होता। ठीक है, देखिए इसके जो वर्ड्स हैं, परसीव का मतलब है आ, मानना कह सकते हो, फील करना कह सकते हो। फार क्राई का मतलब है बहुत अलग, ये प्रश्न पूछा था आपसे एक, बहुत अलग, वास्टली डिफरेंट। लेट डाउन का मतलब है निराश करना, मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा, मतलब आपको निराश नहीं करूंगा, निराश करना। ये वर्ड्स याद करने का तरीका यही है कि आप इन शब्दों को बार बार में यूज करो अपने कॉन्वर्सेशन में। अगर आपको पूरा इंग्लिश का सेंटेंस नहीं भी आ रहा है तो भी आप उन सेंटेंसेस में, जैसे आप, मैं हिंदी बोल रहा हूं, मैंने कहा कि मैं तुम्हें लेट डाउन नहीं करूंगा, ऐसा तो एटलीस्ट यूज कर ही सकते हैं हम लोग। तो आपको दिमाग में रहेगी ये चीज, और फिर एग्जाम में आपको अलग से ये पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। According to its latest edition of the Reserve Bank of India's inflation expectation survey from December, अब देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर के अंदर बताया था कि भी इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन क्या है, महंगाई को हम क्या मान के चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हाउस होल्ड परसीव्ड इन्फ्लेशन टू बी 6.6%। उस समय परिवारों ने यह माना था कि इन्फ्लेशन रहेगी 6.6%, जो कि ऑफिशियल डेटा जो है 1.33%, उससे तो कहीं ज्यादा अलग है। एंड फेल्ट दैट इट वुड एक्सेलरेट टू 7.6%, और परिवारों को लगा था कि ये बढ़ेगा, 6.6% दिखेगी और बढ़कर जाएगी 7.6% पर 3 महीनों में, और फिर एक साल में चली जाएगी 8% पर। द फीलिंग क्लियरली इज दैट, अब अनुभव यह है कि नॉट ओनली वन ओनली आर प्राइसेस राइजिंग, कि केवल कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, बट दे आर राइजिंग एट ए फास्टर रेट, बल्कि बढ़ रही भी तेज गति से हैं। फेलिंग टू कैप्चर दिस, अब इस बात को तो तुम मतलब फेल रह गए इस चीज में, तो कि कैप्चर नहीं कर पाए, इसको अनुभव नहीं कर पाए। वेयर द ऑफिशियल डेटा लेट पॉलिसी मेकर्स डाउन, तो यही वो पॉइंट है जहां पे आधिकारिक आंकड़े जो है नीति निर्माताओं को निराश कर रहे हैं। ठीक है, समझिए। अकॉर्डिंग टू इट्स लेटेस्ट एडिशन, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, किसके अनुसार, लेटेस्ट, इट्स आर आरबीआई के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेटेस्ट मतलब नवीनतम, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, एडिशन नाउन है। तो अपना नवीनतम जो संस्करण है किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे का, महंगाई अपेक्षा क्या कह सकते हो, सर्वेक्षण का, दिसंबर से। ठीक है, तो दिसंबर वाले महीने से आरबीआई ने जो भी इन्फ्लेशन संबंधी एक्सपेक्टेशन रखी थी, जो सर्वे करवाया था, लोगों से पूछा था, उसके अकॉर्डिंग, उसके नवीनतम एडिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाउस होल्ड्स का मतलब होता है फैमिलीज, परिवार, उसके अकॉर्डिंग हाउस होल्ड्स ने परसीव किया, ऐसा माना, उनको ऐसा लगा, क्या लगा कि इन्फ्लेशन टू बी ईज्ड, या टू बी मतलब इन्फ्लेशन इतना रहेगा। ठीक है, इनको, इन्होंने ऐसा माना, ये माना कि इन्फ्लेशन जो है वो 6.6% रहेगा, और लॉन्ग डैश लगा के बताया कि ये बहुत ज्यादा अलग है ऑफिशियल डेटा 1.33% से। एंड फेल्ट, ये फेल्ट भी उसी की वर्ब है, और ऐसा महसूस किया कि इट वुड एक्सेलरेट, कि ये बढ़ेगी, ये महंगाई के लिए आ रहा है, और वुड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इमेजिन कर रहे हैं, अभी तो ऐसा हुआ नहीं, तो ये बढ़ेगी इतने प्रतिशत तक, ये बता रहा है आपको क्या, किस तरह, डायरेक्शन किस तरफ है, 7.6% पे जाएगी 3 महीनों में, और 8% तक चली जाएगी एक साल में। और देखिए ईयर से पहले ए लगता है भाई, इसको हम ईयर पढ़ते हैं, YEAR को, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए का प्रयोग करते हैं। द फीलिंग क्लियरली, क्लियरली एडवर्ब है। अब फीलिंग ये है, अनुभूति ये है, ये वर्ब हो गई। कंजंक्शन, नॉट ओनली, नॉट ओनली से स्टार्ट किया इसलिए
क्रिया जो है पहले आ रही है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, इन्वर्जन लगेगा। अगर नॉट ओनली से स्टार्ट करोगे इन्वर्जन लगेगा, पहले क्रिया है फिर सब्जेक्ट है। तो फीलिंग ये है कि ना केवल प्राइसेस बढ़ रही है, प्राइसेस की वर्ब है ना, बल्कि दे आर राइजिंग, अब प्राइसेस के लिए दे आ गया, ये बढ़ रही है एट ए फास्टर रेट, कहीं तेज गति से बढ़ रही है। फैलिंग जेरेंड है। जेरेंड कैसे पता लगा? अगर आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बने, मैं जैसे बताता हूं वैसे तुम नोट कर लोगे तो तुम जीवन में कभी भूलोगे नहीं चीजों को। यदि आईएनजी फॉर्म यदि आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बने, यदि आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बने तो उसे जेरेंड कहा जाता है। बहुत सीधा सिंपल, किताबों से हटकर जेरेंड कहा जाता है। यदि आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बने तो उसे जेरेंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये जेरेंड है क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है। कैप्चर का मतलब वैसे तो पकड़ना होता है, लेकिन यहां तक पहुंच नहीं पाए, एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, तो इस बात में असफलता कि आप इस बात को पहचान नहीं पाए। ठीक है, यही चीज जेरेंड के लिए क्रिया हमेशा एक वचन आती है। यही वो पॉइंट है जहां पे ऑफिशियल डेटा वो लेट डाउन करते हैं, किसको? पॉलिसी मेकर्स को। वो नीति निर्माताओं को निराश करते हैं यहीं पर कि आपको इतनी बातें समझ में नहीं आई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, इसको टाइम लेकर अच्छे से वीडियो को पॉज करके मैच करो कॉलम्स। परसीव्ड का मतलब क्या है? फेल्ट और बिलीव टू बी, सी। एक्सिलरेट का मतलब बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए इंक्रीज इन स्पीड और रेट। फार क्राई का मतलब बहुत अलग है, तो ए, वास्टली डिफरेंट। लेट डाउन का मतलब है लेट डाउन डिसीजन मेकर्स इन गवर्नमेंट, ना, ये तो ये हो जाएगा डी, तो लेट डाउन का एक ही बचा। फेल टू रिफ्लेक्ट एक्यूरेटली, एक्चुअल में ये तो गलत दे दिया इसने। ठीक है ना, ये गलत दे दिया, डिसअपॉइंट करना यहाँ पे होना चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पे ये बता रहा है कि नीति निर्माताओं को एग्जैक्टली बता नहीं पाया, लेकिन ये गलत है यहाँ पे, इसको डिसअपॉइंट कर देना। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। और आपके जो क्वेश्चंस हैं पैसेज वाले वो देख लेते हैं, करो देखें। द फ्रेज फार क्राई इन द एडिटोरियल मोस्ट नियरली मीन्स, फार क्राई का मतलब क्या है? वास्टली डिफरेंट, सी। ओवरऑल टोन क्या है? तो टोन देखिए, लेखक कह रहा है कि तुमने ऑफिशियल आंकड़े अलग दिखाए हैं और आंकड़े वास्तव में है अलग, तुम्हें इतना ही पता नहीं लग रहा, तुम असफल रहे इस चीज में, इसलिए तुम पॉलिसी मेकर्स को लेट डाउन कर रहे हो। तो ये क्या है? ये क्रिटिकल टोन है, सी। एडिटोरियल का एटीट्यूड ऑफिशियल डेटा को लेकर, तो ऑफिशियल डेटा इनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो ये स्केप्टिसिज्म है, संशय है, डाउट है। इनडिफरेंस का मतलब तो हो गया उदासीनता की, न्यूट्रलिटी है, पता ही नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा है नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और प्रशंसा इसमें की नहीं गई है। और एक पूछा है 4 और 5, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये खुद आंसर देने हैं आपको। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू टुमारो एट 5। टिल देन, नमस्कार।